अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अध्याय, सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के भाग का अध्याय 8 बाजार में एक कमी। यानी आज इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे किस तरह के कपड़े का उत्पादन होता है, किस तरह से किसान खेती करता है, किस तरह से बुनकर उस कपड़े को बनाता है और किस तरह से व्यापारी उसका लाभ लेते हैं। आज हम इस कपड़े के इतिहास के बारे में, कपड़े निर्माण उत्पादन से लगाकर उपभोक्ता के बीच में जितनी भी गतिविधि होते हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इस अध्याय में इस कपड़े के उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह के कपड़े की प्रक्रिया होती है, किस तरह से उत्पादन होता है और किस तरह से हमारे उपभोग करने तक बीच में प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान महिला है जिसका नाम है स्वप्ना। ये स्वप्ना अपने खेत में कपास का उत्पादन करती है, लेकिन कपास का उत्पादन करने में बड़ा खर्चा आता है, बहुत बड़ी लागत लगती है। उसमें खाद बीज डालने पड़ते हैं, उन्होंने रासायनिक खाद डालने पड़ते हैं। तो ऐसे ज्यादा खर्चे होने की वजह से इस स्वप्ना के पास उतनी धनराशि नहीं होती कि खरीद कर उनकी पूर्ति कर ले, लेकिन उत्पादन करना आवश्यक है। इसलिए उनकी पूर्ति करने के लिए स्थानीय सरकार जो बड़ा व्यक्ति है, जो व्यापारी हैं, उनसे वो ऋण लेती है और ऋण लेकर वो लागतें पूरी करती है, चाहे रासायनिक खाद के रूप में हो या दवाइयों के रूप में हो। लेकिन वो ऋण लेते समय किसान व्यापारी आपस में समझौता तय होता है। व्यापारी एक शर्त पर ऋण देता है कि अगर तू ऋण तो ले जाती है, लेकिन उसके बाद जितना उत्पादन होगा, वो कपास की जितनी रुई होगी वो मेरे को ही बेचेगी। ऐसा व्यापारी उसे बाध्य कर देता है। और फिर स्वप्ना जब रुई का उत्पादन करती है, उत्पादन करने के बाद उस रुई को स्थानीय बाजार में जो मंडी होती है वहां ना ले जाकर अपने पास के व्यापारी के पास बेचने के लिए जाती है। देखती है कि स्वप्ना के पास रुई लेकर जाती है, उस व्यापारी के पास उस दुकान के परिसर में दो व्यक्ति खड़े होते हैं, उन रुई को तोलते हैं और तोलने के बाद पता चलता है कि 100 कुंटल रुई हुई है। और उस समय स्थानीय आसपास के बाजार में स्वप्ना को लगता है कि रुई की कीमत अधिक है, 1800 रुपये कुंटल मिलेगी, लेकिन वो व्यापारी हिसाब करता है और 3000 रुपये स्वप्ना खाद में दे देता है। स्वप्ना आश्चर्यचकित हो जाती है, ये क्या हुआ? तो व्यापारी कहता है कि 6000 रुपये की रुई बनी है, 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से आपके 6000 रुपये बनते हैं, 3000 आपके ऋण के मूल राशि और ब्याज के जमा कर लेते हैं, 3000 आपको वापस दे देते हैं। स्वप्ना कहती है इस बार तो रुई बहुत बढ़िया है, रुई बहुत अच्छी है, अच्छे भाव आएंगे। तो व्यापारी कहता है कि आप बाजार में जाकर पता कर लीजिए, मैं आपको इतनी कीमत देता हूँ, बाकी इससे भी कीमत कम है। लेकिन स्वप्ना की जो मजबूरी थी, वो उससे ऋण ले चुकी थी। यही ऋण नहीं था, खेती करने के लिए ऋण नहीं देती थी, उसके अतिरिक्त भी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो या सामाजिक कार्य के लिए, उस समय भी इस सरकार के पास जाकर ऋण लेना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा, स्वप्ना ने कहा नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। इस तरह से सौदा तय हो जाता है। 1800 रुपये के भाव मिलने की संभावना थी, लेकिन स्वप्ना 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से दे देती है और 4 कुंटल के 6000 बनते हैं, जिसमें 3000 तो व्यापारी जमा कर लेता है और 3000 देता है। इस तरह से स्वप्ना की जो मजदूरी होती है दैनिक मजदूरी करने की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है, जिसका अधिकांश लाभ होता है। इस तरह के व्यापारी हड़प जाते हैं। तो स्वप्ना मजबूरी में ऐसा कर पाती है क्योंकि वो पहले से गरीब होती है और गरीब होने का फायदा धनवान लोग उठाते रहते हैं। तो इस तरह से स्वप्ना को जो बड़ा मंडी था, बड़ा बाजार था, वहां बेचने की अपेक्षा उन्हें स्थानीय व्यापारी के पास ही उनको बेचना पड़ा। उसके बाद में स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की छोटी किसान है और वो कपास का उत्पादन करती है तथा स्थानीय व्यापारी को 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचती है, जो अभी हमने पढ़ा है। क्यों बेचती है, उसके क्या कारण? अगला है इरोड का कपड़ा बाजार। ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला व्यापार है। इस व्यापार के अंदर बाहर से व्यापारी भी आते हैं कपड़ा बेचने के लिए, उस व्यापारी खरीदने के लिए भी आते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ व्यापारी का कार्यालय होता है और व्यापारी बुनकर लोगों को पहले से आदेश दे देते हैं कि आपको किस तरह के कपड़े बनाने हैं, लेडीज कितने बनाने हैं, जेंट्स कितने बनाने हैं, कितने पहनने के बनाने हैं, कितने घरेलू उपयोग में आने वाले कपड़े बनाने हैं, कितनी चादरें बनानी है। इस तरह के उन बुनकरों को जानकारी नहीं होती कि हम जो कपड़े बनाने
वो व्यापारी लोगों की बुनकरों की मजदूरी तय करते हैं, व्यापारी लोगों की कपड़ों की कीमत तय करते हैं और बुनकर वो कपड़े लाकर थोक भाव में वहां व्यापारियों को बेच देते हैं और फिर व्यापारी ऊंची दर पर अन्य व्यापारियों को बेच देते हैं। इस तरह से जिस तरह से स्वप्ना का जो स्थिति थी वही इस तमिलनाडु के ईरोड नामक व्यापार में है कि बुनकरों को ये भी पता नहीं होता हम किसके लिए बेचते हैं, क्या कीमत मिलेगी, वो व्यापारी तय करता है आपको इतनी कीमत मिलेगी, इतना आपको कपड़े बनाने। इस तरह से दो बार बेचने वाले बाजार में भी इनको ही फायदा होता है, किसको, व्यापारियों को फायदा होता है। अगला है दादन व्यवस्था। ये दादन व्यवस्था क्या होती है, ये बुनकरों और व्यापारियों के बीच में जो व्यवस्था होती है, बुनकर और व्यापारियों के बीच में जो क्रय विक्रय का जो समझौता होता व्यापार होता है, उस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, व्यापारियों के द्वारा उसकी कीमत निर्धारित करना, व्यापारियों के द्वारा थोक मूल्य में खरीदना और उसके कम मूल्य देना, और बुनकरों के बीच ऐसी जो व्यवस्था होती है बुनकरों और व्यापारियों के बीच, उस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। तो आज अपने इस क्लास में हमने ये जानने का प्रयास किया कि बाजार में कमी यानी कपड़े का उत्पादन किस तरह से शुरू होता है, किस तरह से किसान को लाभ होता है और हानि होती है, बुनकरों को किस तरह से लाभ और हानि होती है और व्यापारियों को किस तरह से लाभ होता है। तो इसके बारे में हमने कपड़े के उत्पादन के बारे में उपभोक्ता तक पहुंचने की बीच की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। अगले क्लास में इससे और अगले विस्तृत कार्यक्रम में अगले क्लास में इसी कपड़े के बारे में और अतिरिक्त बाजार के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।